बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स, जो पुरानी बुक है और जो नई बुक है। नई बुक से मतलब पुरानी बुक को ही दो हिस्सों में जो डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर वही है, टॉपिक सेम है बिल्कुल, सिर्फ दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया है। क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है और उसमें चैप्टर 14 है ये, सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स। और आपके पास अगर यही पुरानी बुक जो है वो उसका आधा हिस्सा करके एक नई बुक बना के आपके पास मौजूद है, तो वहाँ चैप्टर 4 होगा। पेज नंबर वहाँ तो मुझे नहीं पता। बहरहाल ये चैप्टर नंबर 14 और सल्फ़र सीरीज़ और इसका पार्ट 2 जो हम करने जा रहे हैं। आपने वीडियो की लेंथ तो देख ली, अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैं आपको टॉपिक्स भी ज़रा बता दूं। ओल्ड बुक के मुताबिक पेज नंबर 253 पहला टॉपिक है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन। अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र, ये पहला टॉपिक है ओल्ड बुक में, पेज नंबर 253। इस पे देख लें। पहले अकरेंस का जिक्र है, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्सट्रैक्शन का जिक्र है, जिसके अंदर क्या मौजूद है? फ्रेश प्रोसेस मौजूद है, फ्रेश प्रोसेस। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम अकरेंस पे बात करेंगे, सल्फ़र की कहाँ कहाँ पाई जाती है, और उसके बाद सल्फ़र की एक्सट्रैक्शन, ज़मीन से खोद के जो हम निकालते हैं सल्फ़र को, और इस मेथड के ज़रिए निकालते हैं, फ्रेश प्रोसेस के ज़रिए या फ्रेश मेथड के ज़रिए निकालते हैं, ये टॉपिक आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला टॉपिक जो है, आप बुक के मुताबिक अगर चलते रहें ना तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल हर चीज़ को अकॉर्डिंगली देखेंगे, सारी वीडियोस को। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ़र है, इसको भी इसी वीडियो में जो है वो डिस्कस करने का प्रोग्राम है। और इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों, आपने पेज बुक खोली हुई होगी तो देख लेंगे। 254 ओल्ड बुक के मुताबिक 255 तक ये जा रहा है, और 256 पे जाके यूजेस ऑफ सल्फ़र आ जाता है। यूजेस ऑफ सल्फ़र आ जाता है, मतलब ये टॉपिक हैं सारे के सारे। अब आपने सुन लिया, शुरू में ही मैंने बता दिया। अब आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। आपको ये अकरेंस सुनना है तो बैठे रहिए, अभी स्टार्ट होने वाला है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र फ्रेश प्रोसेस, उसकी डिटेल्स देखनी है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाइए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ़र के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, वो देखनी है तो वीडियो को थोड़ा और फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आप यूजेस जो है वो देखना चाहते हैं सल्फ़र के, तो थोड़ा वीडियो को और बढ़ा दीजिए। ये आखिरी टॉपिक होगा इस वीडियो का, ठीक है। और उसके बाद हमारा 256 पेज पर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मैं पहले ही बता दूं, इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है, ये सारी की सारी जो पेज नंबर 256 से शुरू होकर पेज नंबर 258 तक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये मैं बहुत पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप देखें प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिलती तो यूट्यूब सर्च बार पे आप लिखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस बाय रटना नहीं समझना है, वीडियो आ जाएगी आपके सामने, कोई परेशानी की बात नहीं। आप डायरेक्ट देख लीजिए, इसको मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, ठीक है भाई। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। और आखिरी बात के, नीयत तो है इन सारे टॉपिक्स को इसी वीडियो में ख़त्म करने का, ये जो लिखे हैं। अब देखें, ये कभी कभी ऐसा भी होता है, थक जाता हूँ बहुत तो आखिर का कोई टॉपिक छोड़ भी देता हूँ। तो अगर ऐसा हो जाए तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट फिर पार्ट 3 के अंदर रिमेनिंग टॉपिक जो इसका रह जाएगा उसको डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलें अकरेंस की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जो है वो आप पहले देख लीजिए। बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पार्ट 1 पहले आप देख लीजिए, पार्ट 1 पहले देख लीजिए।
क्योंकि जितनी डिटेल मुझे बतानी होती है ना वो पार्ट 1 में बता देता हूँ। सारी तफसीलात पार्ट 1 के अंदर होती हैं, चीदा चीदा बातें। पार्ट 1 को अगर नेगलेक्ट करेंगे ना तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। बहरहाल अकरेंस की तरफ चलते हैं। सल्फ़र जो है दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? अकरेंस का मतलब इसका पाया जाना। सल्फ़र दुनिया में कहाँ मौजूद है? पहली बात, क्या ज़मीन के ऊपर मौजूद है, क्या हवा में मौजूद है, या पानी में मौजूद है? हमेशा मैं ये 4 एरियाज़ में डिवाइड कर देता हूँ ताकि क्लियर पिक्चर आपको समझ में आए। भाई सल्फ़र जो है ना हवा में मौजूद है, ना ज़मीन के ऊपर मौजूद है, ना पानी में मौजूद है, ये ज़मीन के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसीलिए ज़मीन के अंदर खुदाई करके सल्फ़र को निकालना पड़ता है। अच्छा, किन किन कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी डिटेल भी देखते हैं। सबसे पहले ये है क्या? ये एक नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। ये क्या है? ये एक नॉन मेटल है। दूसरी बात, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या चीज़ है? ये आपकी अर्थ का, ये वाला अर्थ का एक हिस्सा है जो सिर्फ मट्टी और पत्थरों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जिस पे हम खड़े हुए हैं ये मट्टी और पत्थरों से मिलके बना हुआ है। इस हिस्से को कहा जाता है अर्थ क्रस्ट। इससे नीचे जाएंगे तो फिर कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, उसके नीचे चट्टाने ही चट्टाने, उससे नीचे जाएंगे अर्थ के बिल्कुल सेंटर में तो ये कोर कहलाती है अर्थ की। और यहाँ पर जो है वो सिर्फ पिघली हुई चट्टाने हैं जिनको मैग्मा कहा जाता है, लावा जिसको कहते हैं ना, वो अर्थ के सेंटर में भरा हुआ है। बहरहाल अर्थ क्रस्ट जो है इसको कहा जाता है, ये ऊपर वाली लेयर को ज़मीन की, और ये ठीक ठाक गहरी होती है। ठीक है, और ये मट्टी और पत्थरों से मिलके बनी होती है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना परसेंटेज है इसका? 0.1%। अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 0.1% जो क्या है वो सल्फ़र है। क्योंकि देखें, बात को ज़रा समझिएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अर्थ क्रस्ट है और ये मट्टी और पत्थरों से मिलके बनी हुई है, तो इसी के अंदर मिनरल्स भी तो मौजूद हैं, आयरन भी मौजूद है, कॉपर भी मौजूद है, गोल्ड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी, सब इसी अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। तो अर्थ क्रस्ट सिर्फ मट्टी और पत्थर नहीं है, बल्कि ये जो मैंने नाम लिए हैं ये भी अर्थ क्रस्ट का हिस्सा है। तो ये सब मिलके अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। अब मट्टी और पत्थरों को छोड़ के अगर परसेंटेज में लें तो ये हाइड्रोजन कितना परसेंट अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ठीक है, और कॉपर कितना परसेंट है, ये सब कुछ। तो 1% भी अर्थ क्रस्ट जो है उसका 1% भी नहीं है ये सल्फ़र, 0.1% है। ठीक है भाई, ये बात हो गई। आगे अगली बात, किस शक्लों में पाई जाती है? 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो फ्री स्टेट इस्तेमाल होता है, फ्री स्टेट, और दूसरा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, इसका ज़रा मतलब समझ लीजिएगा। कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब है जो सिर्फ सल्फ़र हो, उसके साथ कोई इम्प्योरिटी शामिल ना हो, इम्प्यूरिटीज़ ना हो, ऐसी चीज़ें जो कि सल्फ़र क्योंकि सॉलिड है, ठीक है, तो इसके साथ कोई दूसरी चीज़ें मिक्स ना हुई हुई हों, मिक्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फ्री स्टेट में अवेलेबल है सल्फ़र। मिसाल दे के समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे सॉल्ट है, नमक है, खाने वाला नमक है, या आप बाज़ार से लेके आते हैं। अगर कोई शरारत करके उस नमक में आपके टेल्कम पाउडर मिक्स कर देता है, टेल्कम पाउडर मिक्स कर देता है, समझ आ गई बात? सॉल्ट में टेल्कम पाउडर जो है वो मिक्स कर दिया। अब क्या होगा? ये सॉल्ट जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होगा, आज़ाद हालत में नहीं होगा, बल्कि इसमें इम्प्यूरिटी आ गई अब, टेल्कम पाउडर। ये बात जहन में रखें। तो 2 हिस्सों में हम सल्फ़र को देखेंगे। ज़मीन से जब खोद के निकाल लें तो प्योर सल्फ़र निकले, या फिर सल्फ़र कुछ दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स हुआ हुआ हो, आयरन के साथ मिक्स हुआ हुआ हो, कॉपर के साथ मिक्स हुआ हुआ हो, मट्टी के साथ मिक्स हुआ हुआ हो, मट्टी, जी हाँ, मट्टी पत्थरों के साथ मिक्स हुआ हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर आपको उसमें से मट्टी को, पत्थरों को अलग करके सल्फ़र को अलग करना पड़ेगा। लेकिन ज़मीन से खोद के प्योर अगर सल्फ़र बाहर निकल रहा है
तो आप इसको कहेंगे फ्री स्टेट में भाई सल्फ़र हमें मिल गया। अब एक बात बता दूं आपको कि 100% ये इम्प्योरिटी वर्ड किससे निकला है? इम्प्योर से निकला है। इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब होता है जो चीज़ प्योर ना हो, मतलब खालिस ना हो। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में ना इंसान खालिस हैं, ना चीज़ें खालिस हैं, ना जानवर खालिस हैं, ना पौधे खालिस हैं, ना काम लोगों के खालिस हैं, ना अखलाक खालिस हैं, ना मेल मिलाप खालिस है, कोई चीज़ भी, ना किरदार खालिस है। इंसानों में, जानवरों में, चीज़ों में कोई भी चीज़ 100% का जो कुलिया है ना, ये 100% जिसको हम कहते हैं 100% प्योर जो है वो ना तो इंसान है, ना जानवर है, ना लोग हैं, ना काम है। कहीं ना कहीं कमी या खामी या कोताही या डेफिशिएंसी ज़रूर होती है, मिलावट कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। ये बात आप जहन में रखें। 100% का कुलिया सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा बैठता है। 100% कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो 100% है, हर किस्म की गलत चीज़ों से, बुराइयों से, माज़अल्लाह इनसे पाक है। इंसान में कहीं ना कहीं, या मैं हमारा तो ईमान ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों में, मखलूक़ात में मुकम्मल 100% जो है वो बनाया है। ये मेरा ईमान है भाई, ठीक है, मेरे ईमान का हिस्सा है। मखलूक़ात में जो अल्लाह ताला की तख्लीक़ात है ना जितनी, उनमें 100% के लेवल पे जो आते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और बाकी अल्लाह ताला तो सबसे अप है। 100% का कुलिया जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला मखलूक माज़अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो खालिक है, तो अल्लाह 100% पे अल्लाह ताला की ज़ात आती है। बाकी चीज़ों को ले लें आप, इंसान। इसी तरह मैं एक बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ज़मीन से जब हम कह रहे हैं फ्री स्टेट में सल्फ़र को निकाल रहे हैं ना बाहर, तो वो भी 100% फ्री नहीं होगी, थोड़ी बहुत उसमें मिलावट होगी ही होगी। आप ये कह सकते हैं कि ज़मीन से खोद के फ्री स्टेट में जो सल्फ़र आपने हासिल किया है वो 99% प्योर सल्फ़र है। 99%, 1% उसमें कोई चीज़ मिक्स होगी, पत्थर मिक्स होंगे, मट्टी मिक्स होगी, आयरन मिक्स होगा, कोई दूसरी चीज़ उसमें मिक्स होगी। उसको किसी ना किसी तरह आपको साफ़ करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो ये बात है कि अगर हम ज़मीन से खुदाई की बात करते हैं, जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ये दो स्टेट आ जाती हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो फ्री स्टेट को भी हम देखते हैं, ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसमें तकरीबन प्योर हालत में सल्फ़र जो है वो मौजूद है। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट में कुछ दूसरी चीज़ों के साथ सल्फ़र जो है वो मिक्स हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। फ्री स्टेट में देख लें कि दुनिया के वो कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पर सल्फ़र जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं भाई? वो हमारे पास जो है वो 5 मुल्कों के नाम आ जाते हैं। सिसिली पहला, सिसिली है। ठीक है, यूरोप का एक मुल्क है सिसिली। मैक्सिको, ये अमेरिका के साथ लगता है। मैक्सिको, इसका कैपिटल मैक्सिको सिटी है, ये यूएसए के साथ लगता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ लगता है। यूएसए, अमेरिका खुद जैसा हमारे पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान लगता है ना, बिल्कुल इसी तरह यूएसए के साथ मैक्सिको लगता है। ये दोनों कौन से बर्र आज़म में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, शुमाली अमेरिका जो कि बर्र आज़म है उसके ये दो मुल्क हैं, मैक्सिको और यूएसए। सिसिली यूरोप बर्र आज़म का एक मुल्क है। ठीक है भाई, उसके अलावा ये कहाँ मौजूद है? ये जापान में भी आपको सल्फ़र फ्री स्टेट में मिलता है, चौथे नंबर पे जापान। ठीक है, और 5वें नंबर पे जो है वो न्यूजीलैंड, ये यूरोप का एक मुल्क है, न्यूजीलैंड। थोड़ी सी आपकी जो है वो जियोग्राफी भी मैंने अभी यहाँ पे बता दी। सिसिली यूरोप का मुल्क है, न्यूजीलैंड यूरोप का मुल्क है, जापान एशिया का मुल्क है, मैक्सिको और यूएसए नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टेट में जो है ये अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े ज़खायर यहाँ पर सल्फ़र के मौजूद हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर फ्री स्टेट को ही ज़रा यहाँ और थोड़ा बता दूँ यूएसए के हवाले से, कि यूएसए में दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इसके ज़ख़ीरे मौजूद हैं अंडरग्राउंड। कौन कौन से हैं? दो जगह, एक तो टेक्सास है, रियासत है
अमेरिका की टेक्सास, TEXAS। दूसरा लुइजियाना, लुइजियाना, ये कंट्री है। ठीक है भाई, तो ये वो जगहें हैं, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर सल्फ़र जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल है। अब इसको मिटाऊँ मैं, थोड़ा स्पेस बनाऊँ। कंबाइंड स्टेट की तरफ अब आ जाते हैं। कंबाइंड स्टेट दो सिचुएशंस में कंबाइंड, गलत थोड़ा। पाकिस्तान में ज़रा फ्री स्टेट में बात कर लें। देखें गला ख़राब है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे थोड़ा सा। फ्री स्टेट में एक और जगह भी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी भाई अल्लाह की रहमत से सल्फ़र जो है वो ज़मीन में प्योर हालत में मौजूद है। कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान, ये MCQs में जो है वो सवाल आ जाते हैं। कोहे सुल्तान ये जगह कहाँ पर मौजूद है? कल्लात, कल्लात में जो है वो मौजूद है। कल्लात कहाँ है? ये नॉर्दर्न एरियाज़ में आता है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में ये आता है। ठीक है भाई, अब ज़रा कंबाइंड स्टेट को देख लें। कंबाइंड स्टेट में किस किस के साथ कंबाइन आपको मिलेगा? ये मैंने कहा था दूसरी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ के तौर पे इसके साथ शामिल होंगी। पहले नाम सुन लीजिए ज़रा, सल्फाइड्स। ये सल्फाइड्स कहलाते हैं। दो ग्रुप में आप इसको डिवाइड कर दें, नंबर 1, नंबर 2, सल्फाइड और सल्फेट्स। ये सल्फाइड कौन कौन से हैं? सल्फाइड्स वो हैं जिनमें आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, PB, लेड, कॉपर और जो है मर्क्यूरी, Hg। नहीं भाई ये गला सही नहीं होगा, मर्क्यूरी Hg। ठीक है भाई, तो इनको सल्फाइड्स कहा जाता है। ठीक है भाई, ये सल्फाइड्स कहलाते हैं कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, और अगर हम सल्फेट्स देखें तो ये सल्फेट्स के हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। अब इनके नाम सुन लें आप, इनके केमिकल फार्मूलाज तो मैं नहीं लिख सकता। आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और मर्क्यूरी सल्फाइड। सल्फेट्स में मैग्नीशियम सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट्स। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? कंबाइंड स्टेट है। कंबाइंड स्टेट में हमारे पास सल्फ़र जो है वो इनके साथ है, और कंबाइंड स्टेट में भी दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, फ्री स्टेट की बात हो गई और कंबाइंड स्टेट की भी बात हो गई। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किनको कहा जाता है? वो चीज़ें जो कि ऑर्गेनिज्म से हासिल होती हैं उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म किनको कहते हैं? ऑर्गेनिज्म हम जानदारों को कहते हैं, लिविंग थिंग्स को कहते हैं। तो ये कुछ जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी सल्फ़र मौजूद है। ठीक है भाई, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किससे मिलते हैं? ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग्स, जानदारों से, प्लांट से और एनिमल्स से। मिसाल के तौर पर प्रोटीन जो है इसके अंदर सल्फ़र मौजूद है। एग्स, अंडों में सल्फ़र होता है। ठीक है, इसके अलावा अनियन, प्याज जो आप खाते हैं इसमें सल्फ़र होता है। गार्लिक, लहसुन जो है इसके अंदर सल्फ़र होता है। जिंजर, अदरक जो है इसके अंदर भी जो है वो लहसुन होता है। नहीं, जिंजर में नहीं होता, बल्कि मस्टर्ड जो सरसों होता है, जिसको बायोलॉजी के अंदर ब्रासिका कंपेस्ट्रिस कहा जाता है, सरसों या ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, या इंग्लिश में इसको मस्टर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑयल भी होता है मस्टर्ड ऑयल, इसमें भी सल्फ़र मौजूद होता है। तो ये अकरेंस जो है सारी इसकी डिस्कशन हो चुकी। एक्सट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है ज़मीन से खोद के निकालना सल्फ़र को। एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र, ज़मीन से खोद के सल्फ़र को निकालना दूसरा टॉपिक आ गया। किस मेथड के ज़रिए आप निकाल रहे हैं ज़मीन से खोद के? कौन सा तरीका है? कोई मेथड यूज़ हो रहा है?
बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन फ्रेस्ट प्रोसेस जो है ये सबसे बेस्ट है, फ्रेस्ट प्रोसेस। और बड़ा ही इसको इंजीनियस वे कहा जाता है, मतलब ये क्या, बहुत ज़्यादा अक्लमंदी पे मबनी। क्योंकि ये जो शख्स थे साहब, ये कौन थे, इनका नाम था हरमन फ्रेस्ट, उनके नाम पर है ये एक इंजीनियर थे जिन्होंने ये तरीका बताया था, हरमन फ्रेस्ट, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा है फ्रेस्ट प्रोसेस। ठीक हो गया। और ये इंजीनियर थे, इन्होंने बताया एक बड़ा आसान सा तरीका, उन्होंने बोला भाई ये तरीका करो और ज़मीन से जो है ना सल्फ़र को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इस ज़रा तरीके को देखते हैं कि फ्रेस्ट प्रोसेस क्या है। मिटा दूँ इसे, फ्रेस्ट प्रोसेस। इसके लिए आपको 3 पाइप्स चाहिए, 3 पाइप्स। पहले आपको सामान तो पता हो, 3 पाइप्स चाहिए लोहे के। सुपर हीटेड वाटर चाहिए आपको, सुपर हीटेड वाटर जिसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और तकरीबन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 ATM, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको चाहिए। यानी कि एक ऐसी मशीन भी चाहिए, उस जगह पे एक ऐसी मशीन भी चाहिए जिसकी मदद से आप इस सुपर हीटेड वाटर को इतने प्रेशर के साथ, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ किसी जगह पर डाल सकें। अब वो कहाँ डालेंगे ये भी अभी देख लेते हैं। हॉट कंप्रेस्ड एयर, हॉट कंप्रेस्ड एयर। तीसरी चीज़ आपको ये चाहिए। पहले चीज़ें तो एक साइड पे कर लेना। तो अगर आपको ज़मीन से सल्फ़र को निकालना है और फ्रेश प्रोसेस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले तो आप 3 पाइप्स का इंतज़ाम कर लीजिए, लोहे के पाइप्स, और उसके बाद पानी का इंतज़ाम कर लीजिए। और पानी को आपने क्या करना है, हीटअप करना है, गर्म करना है उसको, और उसको सुपर हीटेड बनाना है। और पानी को किस टेम्परेचर पे लेके जाना है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। और आपको एयर चाहिए, और ऐसी एयर जो कि कंप्रेस हुई भी हो और गर्म भी हो। ठीक है, मतलब एयर लीजिए, उसको कंप्रेस कीजिए। कंप्रेस का मतलब होता है, पहले भी बताया, ये कपड़ा लें, इसको स्पंज जो होता है, फोम हमारे पास, वो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। फोम जो होता है क्लासरूम में रखा हुआ होता है, इसको डस्टर कहते हैं। उसको पकड़ के यूँ दबाइए, छोटा हो जाएगा, ये कंप्रेस कर दिया आपने। पीछे हाथ हटाइए, बड़ा हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो गया। कंप्रेस, एक्सपेंड। तो इसी तरह एयर जो है उसको भी आप इस तरह कंप्रेस करके जो है उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं एयर का। तो एयर लीजिए, उसको कंप्रेस कीजिए, ठीक है, और फिर उसको गर्म कीजिए। ऐसी एयर चाहिए आपको। पाइप्स की तफसीलात तो बाद में बताऊंगा, ये तफसील बता दूं पहले, आपके जहन में बात हो रही होगी सर ये तो बताइए, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कह रहे हैं कि हमें सुपर हीटेड वाटर चाहिए जिसका टेम्परेचर हो 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर आप ज़रा एक बात बता दीजिए, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे? क्योंकि जब हमें सुपर हीटेड वाटर चाहिए, ऐसा पानी, हमारे जहन में फ़ौरन लिक्विड वाटर की बात आती है ना, लिक्विड वाटर। तो लिक्विड वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जैसे ही 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक है लिक्विड वाटर। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, वो लिक्विड थोड़ी ना रहेगा, वो तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर पानी कहाँ से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा सकता है, ये सवाल। इसके लिए तरीकाकार क्या है कि पानी को आप, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पोजीशन कुछ इस किस्म की बनेगी, ऐसा पानी होगा कि जब जिसको आप बॉयल करेंगे ना पानी को, टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 डिग्री होगा। जैसे ही होगा इसमें से वेपर्स निकलेंगे, यहाँ पर आएंगे। वेपर्स जो है वो वेपर्स, पानी अगर वेपर्स की स्टेट में है, आबी बुखारात की हालत में है, स्टीम की हालत में है, तो उस स्टीम या वेपर्स का आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पानी की एक ऐसी स्टेट मिलेगी जो 100 से 100 पे वेपराइज होगी, ऊपर जाएगी इस बर्तन में, और दोबारा जो है यहाँ पर वेपर्स जो हैं वो
बनना शुरू हो जाएंगे, स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, भाप बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप जो है टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे। अब पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि ऊपरी जगह जो है यहाँ से ये पानी जब थोड़ी सी ठंडी होती है तो कुछ पानी बैक करके वापस आएगा कंडेंस होके, और यहाँ से भी पानी वेपर बन के ऊपर जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आसान लफ्ज़ों में अगर आप उलझें नहीं तो एक ऐसा पानी और वेपर्स का मिक्सचर आपको मिलेगा जिसको आप कहेंगे सुपर हीटेड वाटर। आसान लफ्ज़ों में लिक्विड वाटर और स्टीम का मिक्सचर सा बन जाएगा ये। तो ऐसा मिक्सचर जो होगा उसका टेम्परेचर 170 डिग्री तक पहुंच सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक हो गई ये बात, ये आपको चाहिए। अब ज़रा इन पाइप्स के भी डिस्कशन कर लें। 3 पाइप्स जो हमें चाहिए ये कैसे होंगे, इनका बता देता हूँ मैं आपको। ये 3 पाइप यहाँ बना देता हूँ। एक पाइप ये रहा, ठीक है, दूसरा पाइप ये रहा, और तीसरा पाइप जो है वो ये रहा। अब तीनों पाइप्स का डायमीटर देख लीजिए। ये सबसे छोटे डाया वाला है, ये दरमियाना डाया है, डायमीटर इसका दरमियाना, इसका डायमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये जो पाइप है, 3 पाइप जो आप लेंगे, एक पाइप जो है उसका डायमीटर जो है वो तकरीबन होगा 20 सेंटीमीटर। ये होगा 20 सेंटीमीटर। इस पाइप को हम कहेंगे आउटर मोस्ट पाइप, सबसे बाहर वाला पाइप, आउटर मोस्ट पाइप। ये ऐसा पाइप होगा, अंदर से खाली है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पाइप बोला है मैंने। तो ये जो है इसकी थिकनेस, जैसे इसका भी डाया होगा, ये देखें इस मार्कर का भी डाया होगा, तो ये जो पाइप है इसका डायमीटर होगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? ये सबसे बड़ा है आउटर मोस्ट पाइप। ये जो दूसरा पाइप है इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए, अगर ये दूसरा पाइप जो है इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो इसको मैं उठा के इसमें रख सकता हूँ, अंदर आ जाएगा ना? ये देखें, आसानी से आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि सबसे ये 20 सेंटीमीटर वाला है, बड़ा पाइप है, इसका मुंह बड़ा है। ये 10 सेंटीमीटर वाला है, इसका मुंह थोड़ा छोटा है, इसकी थिकनेस कम है, ये इसके अंदर आ सकता है और आएगा भी। कैसे आएगा वो भी बताता हूँ। और ये सबसे छोटा डाया वाला ये 5 सेंटीमीटर का है। समझ में आ गई बात? तो इसको भी उठा के आप इसमें रख सकते हैं। तीनों पाइप्स को आप इस तरह से रख सकते हैं। अब ये जो पाइप है मैंने तो इनकी एक एक साइड बंद की थी, यहाँ बंद नहीं होगी, इसकी दोनों साइड खुली हुई होंगी पाइप की। ठीक है, दोनों साइड इसकी खुली हुई होंगी, तीनों पाइप्स की, इस तरह से। ठीक है भाई, पिक्चर बन गई जहन में? तो ये मैंने इसीलिए बाद में मिटाया ताकि आप जो है वो उलझे नहीं। तो ये वाला सबसे बड़ा पाइप हो गया 20 सेंटीमीटर वाला। ये जो 2 लाइंस नज़र आ रही हैं ये कौन सा पाइप है? 10 सेंटीमीटर वाला। और ये जो बीच में 2 लाइंस नज़र आ रही हैं ये कौन सा पाइप है? 5 सेंटीमीटर वाला। तो इस तरह से आपने इन तीनों पाइप्स को एक दूसरे के अंदर जो है वो कर देना है। 20 सेंटीमीटर वाले पाइप के अंदर 10 सेंटीमीटर वाला, और 10 सेंटीमीटर वाले के अंदर 5 सेंटीमीटर वाला। तीनों पाइप इस तरह से आ जाएंगे। मिटा दूँ अब इसको। तो ये तीनों पाइप्स की भी तफसील हो गई। अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो आपने पानी का भी इंतज़ाम कर लिया, सुपर हीटेड वाटर, और आपने जो है वो तीनों पाइप्स का भी इंतज़ाम कर लिया, और आपने जो है वो कंप्रेस्ड एयर का भी, हॉट कंप्रेस्ड एयर का भी इंतज़ाम कर लिया। अब आपने करना क्या है? बस आप उस जगह पे जाइए जिस जगह पे आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है, इसके अंदर सल्फ़र मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि सल्फ़र जो है वो 60 से तकरीबन 20 मीटर बिलो, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये 200 मीटर, 20 मीटर नहीं सॉरी, 200 मीटर बिलो ज़मीन की खुदाई अगर आप 200 मीटर करें ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। ये थोड़ी नहीं होती 200 मीटर बिलो। तो ज़मीन को आपको खोदना पड़ेगा, एक होल बनाना पड़ेगा, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ड्रिल से क्या बनेगा? एक होल बनेगा। और ये जो होल आपने बनाना है इसके कितनी गहराई तक लेके जाएंगे आप? लगभग इसको 200 मीटर ज़मीन के अंदर इसको लेके जाएंगे। ये जो होल बनाएंगे आप, इसका भी डायमीटर ज़रा सुन लीजिए।
इसका तो आपने सुन लिया है कि बड़े वाले का 20 सेंटीमीटर है, उसके बाद बीच वाले का 10 सेंटीमीटर है और सबसे अंदर वाले का 5 सेंटीमीटर है। ये जो है होल जो आप बनाएंगे इसका डाया होगा 30 सेंटीमीटर का, यानी कि ये होल सबसे बड़ा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये होल 30 सेंटीमीटर का हम बना रहे हैं और ये होल कितनी गहराई तक लेके जाएंगे, 200 मीटर की गहराई तक, क्योंकि लगभग 200 मीटर की गहराई पे जाके वहाँ पर आपको क्या मिलता है, सल्फ़र मिलता है, सल्फ़र। और ये जो सल्फ़र का ये ज़ख़ीरा होता है ज़मीन के अंदर, हम इसको कहते हैं सल्फ़र बेड। क्या कहते हैं, सल्फ़र बेड। इसकी पिक्चर भी यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, पहले ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। अब पहले ज़मीन बना लेता हूँ। ये हो गई ज़मीन और यहाँ पर ये आपने होल बना दिया 30 सेंटीमीटर का। मैं बना देता हूँ, बड़ा सा होल बना दूँ ताकि आसानी रहे समझने में। ये आपने होल बना दिया, ये होल है, कितना है ये, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और ये क्या है, मट्टी है। ये क्या है, ये मड है, मट्टी है। यहाँ पर भी ये मट्टी आ गई। और खुदाई करते करते जब आप तकरीबन बिलो 200 मीटर जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको सल्फ़र बेड। ये रहा सल्फ़र बेड, सल्फ़र बेड। और यहाँ पर भी क्या है, सल्फ़र बेड। ये मैंने लिख दिया है कि ये सल्फ़र बेड है, आप समझ जाइएगा। ये हो गई मट्टी, ये हो गई मट्टी, ये बड़ा सा होल हो गया जो कि आपने किया है। ये होल नीचे जा रहा है और ये होल जाके किससे टकराएगा, मट्टी को क्रॉस करके ये सल्फ़र आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये जो आप होल कर रहे हैं, पहले ये होल मट्टी के अंदर होगा, फिर ये होल किसके अंदर होगा, सल्फ़र बेड के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये होल तो मट्टी के अंदर हुआ और उसके नीचे फिर ये सल्फ़र का स्टॉक शुरू हो गया। ये सब सल्फ़र मौजूद है यहाँ पर, ये सब जो है वो सल्फ़र मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आप होल बना रहे हैं ये सल्फ़र के अंदर भी जाएगा। ये यहाँ पे ये होल आ गया आप सल्फ़र के अंदर। ये अब इस होल के लेफ़्ट राइट यहाँ पर भी जो है वो, क्योंकि ये होल है, आपको पता है होल किस चीज़ को कहते हैं, जो अंदर से खाली हो। तो ये जो आपने सुराख किया है इसके लेफ़्ट राइट जो है वो सल्फ़र ही सल्फ़र मौजूद है। अब आपको इन 3 पाइपों की ज़रूरत है। सबसे पहले जो है वो बड़ा वाला पाइप जो है 20 सेंटीमीटर वाला, वो आप एंटर कीजिए, ठीक है। ये आ गया बड़ा वाला पाइप, ठीक है भाई। 20 सेंटीमीटर वाला आपने इन किया। उसके बाद फिर आप दूसरा पाइप इसमें इन कीजिए, कौन सा, 10 सेंटीमीटर वाला। फिर 5 सेंटीमीटर वाला जो है वो आप पाइप इसमें इन कर दीजिए। ये 5 सेंटीमीटर वाला पाइप भी आ गया। अब थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी, आपको उलझन हो रही होगी, ठीक है, इसलिए भटकना नहीं है आपने। ये यहाँ से यहाँ तक तो ये होल हो गया। फिर ये और ये 20 सेंटीमीटर वाला सबसे बड़ा पाइप हो गया। उसी पाइप के अंदर आपने ये 20 सेंटीमीटर वाला पाइप इन किया और उसी पाइप के अंदर आपने ये 5 सेंटीमीटर वाला पाइप जो है वो अंदर डाल दिया। मतलब तीनों पाइप एक दूसरे के अंदर है। क्लियर हो गई ये बात। अब आप करेंगे क्या, ये जो पाइप है यहाँ से बड़ा वाला जो पाइप है, सबसे बड़ा पाइप, इसकी साइड में यहाँ से जगह, क्योंकि इन पाइप्स के दरमियान जो है वो जगह खाली है, ये बात जहन में रखिएगा। ये जो जगह है यहाँ से और यहाँ से, दो लेफ़्ट राइट बड़ा पाइप जो है उसमें जगह है मौजूद। तो यहाँ से आप जो है हॉट वाटर जो है वो प्रेशर के साथ
मैंने कहा था ना कि हॉट वाटर सुपर हीटेड वाटर है, वो 170 डिग्री वाला, उसको आप इसमें डालेंगे तो वो आएगा नीचे की तरफ। सुपर हीटेड वाटर है, ये आ रहा नीचे। जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ सल्फ़र मौजूद है। ये जो पहले आपने होल किया था, यहाँ पर आने के बाद, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो है यहाँ पर इधर होल्स होंगे, ठीक है, ये बड़े वाले पाइप में होल्स होंगे ताकि पाइप सुपर हीटेड वाटर यहाँ से यहाँ आए। ये जो लाइन है ये तो बड़ा वाला होल है जो आपने ज़मीन में किया था, तो ये तो होल है, पाइप थोड़ी ना है। तो ये फिर सुपर हॉट वाटर यहाँ से यहाँ आएगा सल्फ़र बेड के पास, यहाँ से भी ये पानी आया, यहाँ से ये पानी इस तरफ सल्फ़र बेड की तरफ आया। ये पानी करेगा क्या, ये पानी जो है मेल्ट कर देगा, पिघला देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये गर्म पानी है कि अंदर जो मौजूद जो है वो सल्फ़र, उसको ये पिघला देगा। याद रहे इस पानी का टेम्परेचर कितना है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अंदर जो सल्फ़र है उसका आपको याद है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड, 115 भी होता है, 114 भी होता है और 113 भी होता है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा। नॉर्मली जो रेंज है ना सल्फ़र की मेल्टिंग पॉइंट की, जिस पे सल्फ़र जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, पिघल के जो है वो लिक्विड बन जाता है, वो टेम्परेचर 113 से लेके 119 के दरमियान क्या है, यानी कि इन टेम्परेचर्स के दरमियान जो है वो क्या होता है, सल्फ़र जो है वो पिघल जाएगा। लेकिन पानी का टेम्परेचर देखें 170 डिग्री है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो मतलब पानी जो है इतना गर्म है कि सल्फ़र को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए काफ़ी है। तो ये पानी जब प्रेशर के साथ यहाँ से आएगा तो फिर ये सल्फ़र जो है वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। सल्फ़र मेल्ट होने के बाद फिर कहाँ जाएगी, यहाँ पिघल जाएगी। अब पानी ने, और यहाँ से जो पानी आ रहा है वो भी सल्फ़र बेड के पास गया, सल्फ़र को गया, सल्फ़र को यहाँ से भी पानी ने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो पोजीशन सल्फ़र की बन गई है वो मोल्टेन सल्फ़र है, मोल्टेन सल्फ़र है, यानी कि पिघला हुआ सल्फ़र है, मोल्टेन सल्फ़र। तो सल्फ़र को आपने क्या किया, सल्फ़र को आपने पिघला दिया, मोल्टेन सल्फ़र, ठीक है भाई। तो इस हॉट वाटर ने क्या किया है, जो कि बड़े पाइप से इन हुआ है, इसने जाके सल्फ़र को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। अब अगला स्टेप है कि आपको इस पिघले हुए सल्फ़र को सिर्फ पिघलाना थोड़ी ना है, मेल्ट थोड़ी ना करना, आप चाहते हैं कि ये मोल्टेन सल्फ़र जो है वो ऊपर भी तो आए। अब ऊपर आने के लिए क्या करेगा, ये जो हमारे पास बीच वाला पाइप है, सबसे छोटा पाइप जो है, यहाँ से इस सबसे छोटे पाइप से 5 सेंटीमीटर वाला जिसका डाया है, यहाँ से हॉट एयर जो है वो, हॉट एयर प्रेशर के साथ जो है वो जाएगी, ठीक है भाई। प्रेशर के साथ जो है वो हॉट एयर जो है वो, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गई भाई, हाँ सही है, यही वाला जो सबसे बीच वाला पाइप है, हाँ मैंने बोला चेक कर लूँ गलती तो नहीं हो रही। तो ये 5 सेंटीमीटर वाला जो पाइप है, हॉट एयर प्रेशर के साथ यहाँ पर आएगी। इसका प्रेशर इतना होगा कि लेफ़्ट राइट ये जो पिघली हुई मोल्टेन सल्फ़र है, ये क्या होगी, जो अब मिडिल वाला पाइप है, याद था 10 सेंटीमीटर वाला, जो यहाँ पर ये रहा, ये मौजूद है, यहाँ से ये पिघली हुई सल्फ़र इस एयर प्रेशर की वजह से यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, ये और इस तरह ये ऊपर ज़मीन पे आ जाएगी। और यहाँ से भी ये पिघली हुई सल्फ़र ये 10 सेंटीमीटर वाले पाइप से, याद रहे जो मिडिल पाइप था, उससे ऊपर चढ़ेगी और कहाँ आ जाएगी, अर्थ की सरफेस पे आ जाएगी। तो बड़े प्रेशर के साथ ये पिघली हुई मोल्टेन सल्फ़र जो है वो बाहर निकल रही होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? दोबारा क्विक रिव्यू कर दूं इसको, ठीक है, अगर परेशानी हुई समझने में तो दोबारा समझा दें। 3 पाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक का 20 सेंटीमीटर का है डाया, दूसरे पाइप का जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तीसरा 5 सेंटीमीटर का है। तीनों पाइप
एक दूसरे के अंदर हैं और उनके दरमियान स्पेस भी है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। और आपने एक होल किया 30 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा होल, उसके अंदर इन तीनों पाइप्स को रखा और कहाँ तक लेके गए, जहाँ तक आपने ड्रिलिंग की थी 200 मीटर बिलो तक, कि वो सल्फ़र के बेड तक पहुँच गया, सल्फ़र के स्टोरेज स्टॉक तक पहुँच गया। फिर आपने क्या किया, सबसे बड़े पाइप से आपने हॉट वाटर, सुपर हीटेड वाटर, वो प्रेशर के साथ आपने डाला, उसने अंदर मौजूद सल्फ़र को पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट तो हो गया सल्फ़र, अब इसको ऊपर भी ज़मीन सरफेस पे भी तो लेके आना ना, अर्थ की सरफेस पे, वो कैसे आएगा? फिर आप सबसे बीच वाले पाइप में से हॉट एयर प्रेशर के साथ जो है वो डालेंगे। वो हॉट एयर जो प्रेशर के साथ जाएगी वो क्या करेगी, वो फिर इस पिघले हुए सल्फ़र को इस 10 सेंटीमीटर वाले पाइप से, जो बीच वाला पाइप है, मिडिल पाइप है, उसमें से ये सल्फ़र पिघला हुआ ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। ऊपर सरफेस पे आने के बाद आपने वुडन टैंक्स बनाए हुए हैं, लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े टैंक हैं, उनमें आप ये पिघला हुआ सल्फ़र जो है वो वहाँ पर स्टॉक कर लेंगे। ऊपर ठंडा माहौल है, धीरे धीरे ये लिक्विड सल्फ़र जो है वो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर नीचे गिरेगा, वो ठंडा होगा और दोबारा अपनी नेचुरल स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट में आ जाएगा और लकड़ी के बड़े बड़े टैंक्स में आपको सॉलिड सल्फ़र जो है वो दोबारा मिल जाएगा। ये जो सल्फ़र आपने इस तरह से हासिल किया है, ये तकरीबन जो है वो 99% जो है, बल्कि इसको कहना चाहिए आपकी बुक में लिखा हुआ 99.5% प्योर सल्फ़र होता है। समझ में आ गई बात आपको? इस तरह से ज़मीन से जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। और ये मेथड 3 पाइपों वाला डिज़ाइन करने वाला शख्स जो था वो कौन इंजीनियर था? हरमन फ्रेस्ट था। इसीलिए इस प्रोसेस को जो है वो हरमन फ्रेस्ट के नाम पे रखा गया और बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर चले ठीक है, एक पाइप से तो हमने हॉट वाटर जो है वो डाला बड़े वाले पाइप से, उससे सल्फ़र पिघल गया। सबसे बीच वाले पाइप से हमने एयर प्रेशर के साथ डाली। अब एयर प्रेशर के साथ जब डालेंगे तो सल्फ़र ऊपर क्यों आएगा पिघला हुआ, इधर उधर क्यों नहीं चला जाता? क्या ज़रूरी है कि सल्फ़र पिघल के ऊपर ही मिडिल वाले पाइप से निकले? ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जहाँ खाली जगह मिलेगी भाई चीज़ वहीं जाएगी ना। यहाँ तो सल्फ़र पिघला हुआ मौजूद है, यहाँ सल्फ़र पिघला हुआ मौजूद है, यहाँ पर बड़े वाले पाइप से हॉट वाटर आ रहा है, बीच वाले पाइप से जो है वो कंप्रेस्ड एयर आ रही है। खाली जगह बची कहाँ है? खाली जगह सिर्फ मिडिल पाइप है, मिडिल पाइप। तो वहीं से जगह मिलेगी खाली सल्फ़र को, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है ना सल्फ़र के ऊपर, तो धक्का लग रहा है इस एयर का बीच से जो निकाल रही है, तो वो जो धक्का लगेगा इस लिक्विड सल्फ़र को, तो फिर वो मिडिल पाइप में से जो है वो सल्फ़र ऊपर जाएगा। ये ड्राइंग आपको बनानी पड़ेगी, तब जो जाके सही तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, फ्रेश प्रोसेस हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ़र की तरफ चलें, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी देखेंगे। अब ड्राइंग बनाते हुए थोड़ा सा जो ना प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, क्योंकि लाइंस ही लाइंस है ना। तो मैं खुद भी जब इसका मैं लेक्चर बना रहा था तो मैं खुद भी डिस्टर्ब था कि यार यहाँ से अब ये 2 लाइंस आ गई होल की, फिर ये 2 लाइंस आ गई आउटर मोस्ट पाइप की, फिर ये 2 लाइंस आ गई मिडिल पाइप की, फिर आखिर में ये 2 लाइंस आ गई इनर पाइप की। तो लाइंस ही लाइंस होती हैं, तो समझ में नहीं आता यार ये कहाँ गया, ये बड़ा पाइप कौन सा है, छोटा पाइप कौन सा। बहरहाल कोशिश तो की है समझाने की, आगे अल्लाह मालिक। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, इसमें सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। स्टेट क्या है? सबसे पहली बात इसकी, ये सॉलिड है। किस किस्म का सॉलिड है? कलर क्या है इसका? येलो कलर है। नोट करते जाइए, देखिए नोट्स बन रहे हैं आपके। येलो कलर है ये। सॉल्यूबल, सॉल्यूबल क्या पानी में सॉल्यूबल है? इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है वाटर में, पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये सॉल्यूबल है
कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये सॉल्यूबल है, उसमें ये डिज़ोल्व हो सकता है। ये नॉन मेटल है, सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल है, बैड कंडक्टर है, मतलब इसमें जो है वो इसमें से नहीं गुजर सकती, बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली इसमें से नहीं गुजर सकती, ठीक है, और हीट भी इसमें से नहीं गुजर सकती। आप कहेंगे सल्फ़र में से हीट नहीं गुजर सकती तो सर उसका टेम्परेचर कहाँ से बढ़ता है, वो मेल्ट कैसे होता है? बताने का मकसद ये, हीट तो गुजरती है, तभी तो जाहिर सी बात है सल्फ़र का टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और सल्फ़र जो है वो पिघल भी रहा है। लेकिन अगर एक आयरन का पीस आप सामने रख दें, आयरन क्या जल्दी गर्म नहीं हो जाता? होता है ना। सल्फ़र जो है वो देर से होता है। लकड़ी का पीस जो है उसको अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, लकड़ी के पीस का, उसको जलाना नहीं चाहते, उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो आयरन का पीस जल्दी गर्म हो जाएगा या लकड़ी का पीस जल्दी होगा? आयरन का पीस जल्दी होगा। तो आप उसको कहेंगे गुड कंडक्टर है हीट का, आयरन जो आयरन है, और लकड़ी को आप कहेंगे बैड कंडक्टर है हीट का, क्योंकि ये देर से गर्म हो रहा है और आयरन जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, मेटल्स जो हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो सल्फ़र जो है इसको आप हीटअप करना चाहते हैं, आग नहीं लगानी, हीटअप करना है, तो ये इतनी जल्दी आसानी से हीटअप नहीं होता, बड़ा टाइम लगा के ये हीटअप होता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी जो है वो मेल्टिंग रेंज, अब मैं मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा मेल्टिंग रेंज, जिन जिन टेम्परेचर्स के दरमियान ये मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग रेंज 113 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 119 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का मैं बता चुका हूँ ना, वो जो इम्प्योरिटी होगी सल्फ़र की, सल्फ़र के अंदर जो इम्प्योरिटी मौजूद है आप उसको 100% ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से सल्फ़र अब मुख्तलिफ वैरायटी का मुख्तलिफ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपको देगा। तो 113 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 119 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान सल्फ़र जो है वो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। अच्छा, जब ये मेल्ट हो जाएगा, मोल्टिन सल्फ़र हो जाएगा, पिघला हुआ सल्फ़र होगा, इस वक्त इसका कलर कैसा हो जाएगा, एम्बर कलर का, एम्बर कलर का हो जाएगा। मोल्टिन हालत में एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, बताइए भाई सल्फ़र को अगर मेल्ट कर लें उस वक्त इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा या कोई दूसरा हो जाएगा चॉइसेस में? तो एम्बर कलर का ये हो जाएगा। एम्बर कलर होता क्या है, यहाँ पर लिखूँ वहाँ जगह कम है, ये सर मिक्सचर ऑफ गोल्डन एंड ऑरेंज कलर है। ये एम्बर कलर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गोल्डन मतलब गोल्ड जैसे कलर का, ठीक है, गोल्डन एंड ऑरेंज कलर, तो ये क्या होता है, ये एम्बर कलर कहलाता है। तो ये एम्बर कलर का हो जाएगा, यानी कि जिसमें आपको गोल्डन कलर भी शो होगा और ऑरेंज कलर भी शो होगा। कब? जब ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन मेल्ट होने के बाद, पिघलने के बाद भी अगर आप इसकी जान नहीं छोड़ते और आप इसको और हीटअप करते रहते हैं, हीटअप करते रहते हैं, तो फिर क्या होगा, ग्रेजुअली ये जो है वो डार्क कलर का हो जाएगा, डार्क येलो, डार्क येलो। जैसे जैसे ये और पिघला हुआ सल्फ़र आप इसको और हीट करते रहेंगे, और हीट करते रहेंगे, तो ये एम्बर कलर से डार्क येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मेल्ट हो चुका, पिघल चुका, मतलब लिक्विड बन चुका। अब आप इसका आप इसको हीट दिए जा रहे हैं, तो आपको पता है लिक्विड्स का एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप इस मोल्टिन सल्फ़र को अगर आप हीटअप करते रहे तो तकरीबन 444 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये मोल्टिन यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फेज़ में चला जाएगा। गैस आपको पता है रुकती नहीं है एक जगह पे, वो हवा में उड़ने लगेगा। मतलब सल्फ़र जो है वो गैस बन के, इसको हम गैस तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वेपर्स बन के हवा में उड़ेगा। आपने जिस जगह पर आप ये तजुर्बा कर रहे हैं उसी जगह पे अगर आप जो है वो ऊपर एक
स्मूथ प्लेट सरफेस लगा दें। नीचे तो मॉल्टेन सल्फ़र है, पिघला हुआ सल्फ़र, उसका टेम्परेचर 444 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर हवा में आ रहा है। तो जहाँ से ये ऊपर हवा में उठ रहा है वहीं पर आप एक शीट लगा दें। ठीक है, एक शीट ले लें और ये शीट जो है ये कूल होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। तो ये वेपर्स जब इस शीट से, जैसे कि ये आपको बोर्ड की शीट नज़र आ रही है, सपोज करें यही लगी हुई है, तो इसके ऊपर जब वेपर्स आके टकराएंगे सल्फ़र के, तो यहाँ पर आपको जो है वो ब्यूटीफुल से फ्लावर्स लाइक पैटर्न्स नज़र आएंगे। इस तरह के फ्लावर्स लाइक पैटर्न्स ब्यूटीफुल से आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। किसके ऊपर? उस शीट के ऊपर जिसके ऊपर, जो कि ठंडी है और उसके ऊपर उससे जो है सल्फ़र वेपर्स की शक्ल में टकरा रहा है। ठीक है, ये जो फ्लावर पैटर्न्स बनते हैं, फ्लावर पैटर्न्स जो ये बनते हैं, इनका एक ख़ास नाम है, इनको कहा जाता है फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र। फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र। तो एग्ज़ाम में इसी तरह के टेक्निकल छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है डिफाइन फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र। अब बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, बोलेंगे शायद ये फूल हैं भाई, जो कि जो है वो बाग में खिल रहे हैं, सल्फ़र को ज़मीन में उगा देते हैं, सल्फ़र को ज़मीन में डाल देते हैं, पानी वानी देते हैं, सल्फ़र से कोई पौधा निकलेगा और उस पौधे से कोई फूल निकलेगा, वो असल में कहलाएगा फ्लावर ऑफ सल्फ़र। बस जो चेकर है ना, वो उसी हिसाब से फिर इतने फ्लावर बनाएगा आपकी कॉपी के ऊपर रेड पेन से कि तबीयत सेट हो जाएगी फिर उनकी। ठीक है भाई। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ़र, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। नॉन मेटल्स के साथ जब सल्फ़र रिएक्ट करेगा, मेटल्स के साथ पहले देखेंगे, अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है सल्फ़र तो क्या होता है, और अगर एसिड्स के साथ इसको सल्फ़र को हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। आपके सिलेबस में ये 3 ही चीज़ें शामिल हैं, आप चेक कर लें। ओल्ड बुक में पेज नंबर 255 से लेके 256 तक ये टॉपिक जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स है, रिएक्शंस विद मेटल्स। इसमें हमारे पास कौन कौन से मेटल्स हैं? इनको सल्फाइड्स कहा जाता है। जब भी रिएक्ट करेगा सल्फर, व्हेन सल्फर रिएक्ट विद मेटल्स, तो जब सल्फर मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, याद रख लीजिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो जो चीज़ बनेगी उसको आप क्या कहेंगे। अब मेटल तो कई किस्मों के हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अगर हम सल्फ़र को देखते हैं वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ़र को देखते हैं वो हम आयरन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ़र को देखते हैं हम वो जिंक के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, सल्फ़र को देखते हैं हम वो लेड के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, और सल्फ़र को देखते हैं हम वो सोडियम के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। इक्वेशंस बैलेंस नहीं करूँगा भाई, अभी इतना टाइम तो नहीं है। ठीक है, तो सल्फ़र अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे बनेगा कॉपर सल्फाइड। ठीक है भाई, Cu2 और S, कॉपर सल्फाइड बनेगा। आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फाइड बनेगा। जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जिंक सल्फाइड बनेगा। लेड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये लेड सल्फाइड बनेगा। और अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम सल्फाइड बनेगा। समझ आ गई बात? तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी सल्फ़र मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में सल्फाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? सल्फाइड्स। ये जितनी चीज़ें बनी हैं ये सब कलेक्टिवली इनका क्या नाम है, ये सल्फाइड्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या क्या है?
इसमें सोडियम का बता दूं, हो सकता है ये आपके एमसीक्यूज़ में बात आ जाए। ये सोडियम मेटल है, बाज़ार से मिलता है, सॉलिड है। सल्फ़र भी बाज़ार से मिलता है, दोनों को ले आइए और दोनों को पाउडर कर लीजिए। सल्फ़र जो ये सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर आप इन दोनों को पाउडर फॉर्म में लाके मिक्स करके वैसे ही छोड़ देंगे ना, तो आपको कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये खुद ही जो है वो हीट की ज़रूरत पड़ती है ना, हमें हीट देंगे तभी तो रिएक्ट करेंगे ये। ठीक है, चाय बनाना चाहते हैं तो चीनी पत्ती दूध और पानी से मिलती है, तो ठीक है, चीनी पत्ती दूध और पानी जो है वो पतीली में डाल के रख दीजिए, आग ना लगाइए, चूल्हा ना जलाइए, तो क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी भाई। सिर्फ मिलाने से बात थोड़ी ना बनेगी, उनको रिएक्ट करवाने के लिए हीट भी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये सब जगहों पर आपको हीट तो चाहिए, हीट 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 हीट। लेकिन जब सोडियम के साथ मिलाएं तो हीट दे दें तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। और अगर आप हीट अप ना भी करें, ठीक है, इन दोनों को पाउडर फॉर्म में मिक्स कर दें, तब भी ये सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये खुद ब खुद जो है वो रिएक्शन कर लेगा और सोडियम सल्फाइड जो है वो बन जाएगा। ठीक है भाई, ये तो मेटल्स के साथ था और सल्फाइड्स का बनना हमने देख लिया। अब चलते हैं नॉन मेटल्स के साथ जो है रिएक्ट करता है। नंबर 2, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल्स में हमारे पास कैटेगरी कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा ये, ठीक है, और जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और क्या है, देखें आपको हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी। कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ये भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। 5 नॉन मेटल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं और आपसे बोला गया कि भाई इनके साथ अगर सल्फ़र रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बनेगा, क्या सल्फाइड्स बनेंगे? नहीं भाई, सल्फाइड्स जो हैं वो सिर्फ मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पे ही बनते हैं, ये बात याद रखिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ देखें, अगर सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सल्फ़र जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं बर्निंग का प्रोसेस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ज़्यादातर बर्निंग के प्रोसेस होते हैं, तो सल्फ़र जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, बर्निंग हो रही है। तो सबसे आसान रिएक्शन यही है, बाज़ार से सल्फ़र ले आइए, उसको आग लगा दीजिए। ये क्या होगा, ये जो है वो आपने सल्फ़र और ऑक्सीजन को असल में रिएक्शन करवा दिया। इससे क्या बनेगा, ज़रा एहतियात के साथ, क्योंकि एक पॉइजनस गैस बनेगी जिसको हम कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। जैसे ही यहाँ पर ये सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ बनेगा तो जो फ्लेम बनेगा, नॉर्मली हम आग लगाते हैं तो कैसा कलर आता है, ऑरेंज कलर फायर का होता है या रेड कलर, ये जो होगा ये ब्लू कलर का फ्लेम होगा। शोला जो हो बनेगा ना इसका, वो ब्लू कलर का होगा। तो कहीं ब्लू कलर का शोला जल भी रहा हो, ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लैब में भाई सल्फ़र को बर्न किया जा रहा है, इससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा। अगर हाइड्रोजन गैस के साथ जो है वो सल्फ़र को रिएक्ट करवाते हैं, सल्फ़र के साथ अगर हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर आपने हीटअप करना है इसको, आग नहीं लगानी। पहले ज़रा समझिएगा, हाइड्रोजन गैस और सल्फ़र, हाइड्रोजन गैस को सल्फ़र के साथ मिक्स करके आपने वहाँ आग नहीं लगानी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हीटअप करना है, हीटअप करना है। तकरीबन इतना हीटअप करें कि 600 से लेके कितना है, 600 से लेके 660 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके दरमियान के रेंज का टेम्परेचर हो जाए उस जगह का जहाँ पर आपने इन दोनों को रखा हुआ है, जहाँ पर आप जो है, और स्लोली हीटअप करना होगा आपको, बहुत स्लो। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन आग नहीं लगेगी। और इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो कहाँ तक जाएगा, तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 660 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान
तो फिर क्या होगा कि ये जो है सल्फ़र हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में एक बड़ी डेंजरस गैस जो है वो बनेगी, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बहुत डेंजरस गैस है, पॉइजनस है, इसलिए इसको ज़रा एहतियात के साथ आप करें। एक और तरीका है, अगर आप सल्फ़र को मेल्ट कर लें, इसको पिघला लें, सल्फ़र को किसी बर्तन के अंदर मेल्टिंग पोजीशन में सल्फ़र मौजूद है, हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से बबल आउट करें। बबल आउट का मतलब होता है कोई ऐसी बोतल लें जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और उस बोतल को आप इस सल्फ़र, मोल्टिन सल्फ़र के अंदर डाल दें और ऐसा सिस्टम करें कि अंदर डले डले ही ये बोतल जो है इसका मुंह खोला जा सके, तो इसमें से जो हाइड्रोजन गैस फिर निकलेगी वो बबल आउट होगी इस तरह से। तो इस बबलिंग के दौरान ही ये हाइड्रोजन गैस जो है सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर लेगी। समझ आ रही है बात? रिएक्ट कर लेगी और उसके नतीजे में कौन सी गैस बनेगी? ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। ठीक है, और रैपिड रिएक्शन है ये, यानी कि यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना, लेकिन यहाँ देखें सल्फ़र को सिर्फ मेल्ट ही करना पड़ रहा है, यानी कि 113 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्म करने के लिए आपको जो है वो हीट तो चाहिए, हीट हासिल करने के लिए आपको कोयला वोयला तो जलाना पड़ेगा, कोयला है या गैस है उसको जलाना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, तो वो भी पैसों से आता है भाई। तो यहाँ पर पैसे आपके बच जाएंगे, लेकिन ये काम थोड़ा सा डेंजरस है। इस तरह से मिटा दूँ इसको। अब देखते हैं क्लोरीन गैस, ये जो क्या है हमारे पास सल्फ़र जो है इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन जिसको कोयला कहते हैं, कार्बन के साथ अगर इसका रिएक्शन हो तो क्या होगा? अगर सल्फ़र को कार्बन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी उसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, कार्बन और सल्फ़र, इसको हम पढ़ेंगे डाई सल्फ़र नहीं, बल्कि ये बनेगा कार्बन डाइसल्फाइड। सॉरी भाई, कार्बन डाइसल्फाइड। ये चीज़ असल में लिक्विड है एक। ठीक है, तो कार्बन और सल्फ़र को जब आप रिएक्ट कराएंगे किसके अंदर, इसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी कि ऐसा चूल्हा जो बिजली से जलता है और उसमें आग नहीं लगती, सिर्फ क्या होगा, सल्फ़र और इस कार्बन का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इस सल्फ़र को भी पाउडर कर लीजिए और ये जो कार्बन कोयला है इसको भी पाउडर कर लीजिए आप। कोयले की एक शक्ल है जिसको कॉक कहा जाता है, ये आपको लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कॉक और ये सल्फ़र, इसको पाउडर करके मिक्स करके इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल दें और उसके बाद इसको हीटअप करें। हीटअप करते रहेंगे तो ये जो मिक्सचर है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस लिक्विड को हम कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ये लिक्विड है, ये बात याद रखिए। अब ये जो लिक्विड है कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या है, पेट्रोल की तरह का है, वेपराइज बड़ी जल्दी हो जाता है। लिक्विड तो होता है लेकिन ये है कि आपको इसको बंद करके रखना पड़ेगा। ये ज़्यादा देर तक अपनी ये लिक्विड की हैसियत बरकरार नहीं रख सकता, बल्कि पेट्रोल की तरह उड़ जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो वेपर्स हैं इसके, ये बड़े पॉइजनस हैं। ये क्या हैं, इसके वेपर्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं और इनफ्लेमेबल है। मतलब तेज़ी से भड़क जाने वाले, हल्की सी भी इनको हीट मिलती है, हल्का सा स्पार्क मिलता है, ये भड़क जाएंगे, आग लग जाएगी यहाँ पर। तो ज़रा ध्यान रहे कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करें और ये लिक्विड आपको मिल जाए कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसमें फ़ौरन ही जो है वो फ्यूमिंग शुरू हो जाएगी, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर एहतियात करें कि ये पॉइजनस है। अब ये जो आपने कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड जो है वो हासिल किया है, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई, वो भी बता दूँ, क्या पता इस हवाले से कोई MCQs आ जाए। कि ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब इसमें आप कुछ चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम घरों में पेंट करना चाहते हैं तो पेंट जब लेके आते हैं बाज़ार से तो मट्टी का तेल ले आते हैं,
या पेट्रोल ले आते हैं, उसमें मिक्स करते हैं पेंट को, मतलब डिज़ोल्व करते हैं। तो पेट्रोल जो है या मिट्टी का तेल क्या है, सॉल्वेंट है, पेंट उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसी तरह ये भी लिक्विड है, कार्बन डाइसल्फाइड ये भी लिक्विड है, इसमें भी जो है वो कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट है। और कौन कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं इसमें आसानी के साथ, जो कि दूसरी चीज़ों में डिज़ोल्व नहीं हो सकती? वैक्सेस हैं। वैक्सेस किसको कहते हैं? मोम को कहते हैं। मोमबत्ती बनती है इससे, मोमबत्ती कैंडल, उसको वैक्स कहते हैं। क्या उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे? नहीं। पेट्रोल में डिज़ोल्व हो जाएगा वो वैक्स? नहीं। इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में, ये वैक्स। दूसरी चीज़ गम्स, और तीसरी चीज़ सल्फ़र भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तीनों चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं, गम्स भी, सल्फ़र भी। ये गम क्या है? दरख्तों के तनों में खुद ब खुद निकलता है, शायद आपने देखा भी हो। गम्स जो हैं लकड़ी के साथ चिपका हुआ होता है। क्लोरीन के साथ अगर इसको रिएक्ट कराना हो तो, क्लोरीन के साथ अगर सल्फ़र को रिएक्ट कराएंगे, इसके नतीजे में वो चीज़ बनेगी जिसको मैंने कहा था डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड, इसका ये नाम है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हाई टेम्परेचर चाहिए, हल्के टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। और उसके बाद फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं सल्फ़र को, सल्फ़र अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड। सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड, हेक्सा का मतलब होता है 6 एटम जो है वो सल्फ़र के चाहिए। इसका केमिकल फार्मूला है सल्फ़र हेक्सा क्लोराइड। ठीक है भाई, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स भी निमट गया। रिएक्शन विद एसिड्स, 2 एसिड्स हैं हमारे पास, एक नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर सल्फ़र को इनके साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा? एसिड्स, इसमें 2 एसिड्स हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा HNO3। हाँ, मेरे ख्याल में यही नाइट्रिक एसिड ही लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड और जो है वो नाइट्रिक एसिड। दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए, दोनों बहुत गाढ़े होने चाहिए, पानी की मिकदार जो है इसमें कम हो। अगर सल्फ़र को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। याद रहे, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हमने एक इक्वेशन में और देखी थी, जब सल्फ़र का बर्निंग प्रोसेस हो रहा था ऑक्सीजन के साथ। अगर सल्फ़र को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसके नतीजे में जो है हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक है भाई, नोट कर लिया, बैलेंस खुद कर लीजिएगा। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, इसके यूजेस, सल्फ़र का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। यूजेस ऑफ सल्फ़र, यूजेस ऑफ सल्फ़र। मेकिंग ऑफ सल्फ़र जो है वो 2 एसिड्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसकी मदद से आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ये जो है वो तैयार होती है। इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड ये तैयार होता है। ठीक है भाई, एक तो ये यूज़ है इसका। इसके अलावा जो है ये
कैल्शियम और मैग्नीशियम, एक और इसकी तैयारी में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट्स, इसकी तैयारी में भी जो है इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लीचिंग पल्प, ब्लीचिंग वुड पल्प, लकड़ी जो है जिससे क्या बनता है, लकड़ी से कागज़ बनता है ना, लकड़ी से कागज़ बनता है। अब वो लकड़ी जो है उसको वाइटनिंग भी तो चाहिए, कागज़ आपको पता है वाइट कलर का होता है, तो वाइटनिंग जो है वो ये ब्लीचिंग जो भी होता है, ब्लीचिंग बहुत सारी किस्मों के, ब्लीच बहुत सारी किस्मों का है और उसका मकसद ही ये होता है चीज़ों को वाइटनेस प्रोवाइड करना। तो ये वुड पल्प जो है, लकड़ी का गूदा जिसको हम कहते हैं, तो ये जो आपने लिक्विड फॉर्म में लकड़ी को हासिल किया हुआ है, लिक्विड फॉर्म जो होती है लकड़ी की, वुड पल्प, अब आप इसको वाइटनिंग देना चाहते हैं ताकि उसके बाद इससे कागज़ बनाया जा सके, तो सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सल्फ़र जो है वो ब्लीचिंग का काम भी करता है। ये बता दूं ज़रा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये दो चीज़ें, ये बनेगा, इसको कैल्शियम बाय कार्बोनेट भी कहा जाता है, कैल्शियम बाय कार्बोनेट, CaHSO4, ये सल्फेट है, H अगर आ जाए तो बाय कहेंगे, कैल्शियम बाय सल्फेट, और दूसरा क्या है मैग्नीशियम बाय सल्फेट। इन दोनों को तैयार करने में भी सल्फ़र का बहुत अहम किरदार है, इसकी मदद से ये बनाया जाता है। रबर जो होता है, रबर, इसको हम कहते हैं वुल्केनाइजिंग रबर, वुल्केनाइजिंग रबर मतलब वुल्केनाइजिंग रबर, वुल्केनाइजिंग का मतलब होता है हार्ड। रबर की आपको पता है बहुत सारी किस्में होती हैं, रबर जो है वो च्युइंगम भी खाते हैं बच्चे, वो भी एक रबर ही है। ठीक है, इसके अलावा टायर, जो गाड़ियों के टायर बनते हैं वो भी रबर है, और उन टायरों के अंदर जो ट्यूब है वो भी रबर है। अब आप हार्डनेस का अंदाज़ा करें, वो जो टायर है वो तो सख्त है, अंदर जो ट्यूब है एज़ कम्पेयर टू टायर वो थोड़ी सी नरम है, हैं दोनों रबर ही। तो वो कौन सी चीज़ है जो कि रबर के अंदर सख्ती लाती है, रबर को हार्ड करती है? इस प्रोसेस को वुल्केनाइजिंग रबर कहा जाता है। सल्फ़र की मिकदार आप जो है वो रबर के अंदर मिक्स करते रहिए, तो रबर के अंदर जितनी आपको सख्ती रबर में चाहिए उतनी सख्ती आपको मिल जाएगी। ठीक है, उतनी हार्डनेस जो है रबर के अंदर आपको मिल जाएगी। ट्यूब बनानी है तो उसके लिए कम हार्डनेस चाहिए, टायर बनाना है तो उसके लिए कम हार्डनेस चाहिए। समझ आ रही है बात? तो उसमें आप क्या करें कि रबर में सल्फ़र को मिक्स कर लें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जिसमें आप सल्फ़र को रबर के साथ मिक्स करते हैं, वुल्केनाइजिंग रबर। आपकी मतलूबा हार्डनेस जो है रबर की आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, इसको मिटा दूं। अब आप ये इसके अलावा और कौन कौन से यूज़ हैं? सल्फ़र जो है उसकी मदद से आप किल कर सकते हैं फंजाई को, बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, फंजाई जो है उसको किल कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को भी किल कर सकते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी ये मार सकता है। इसके अलावा घरों को डिसइंफेक्टिंग, जरासीम से पाक करना हो आपको घरों को, डिसइंफेक्टिंग, ऐसी चीज़ें जो कि इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं आपके घर में मौजूद हैं। ठीक है, तो आप अपने घरों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इस सल्फ़र की मदद से, डिसइंफेक्टिंग होम्स। अब यहाँ जो आखिरी वर्ड है भाई वो मैंने ढूंढा भी, लेकिन वो लिखा हुआ डर्टी वाइन्स, डर्टी वाइन्स। अब मुझे मिल तो जाता है इसका मतलब कि ये है क्या, मैंने थोड़ा सा सर्च भी किया, लेकिन फिर लेक्चर वीडियो शूट करने का टाइम हो गया, मैंने छोड़ दिया। मैं बोला चलो बच्चों के ऊपर ही डाल दूंगा, भाई बता दीजिए ये डर्टी वाइन्स जो है कमेंट में कि ये क्या है। इसके लिए भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र सीरीज़ का पार्ट 2 इख्तिताम पजीर हो गया। फिर बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए तैयार हो रहा है। ये वीडियो में 1 साल पहले बना चुका, सर्च में लिखिए
कॉन्टैक्ट प्रोसेस बाय रटना नहीं समझना है तो ये आ जाएगा। तो हम अगली वीडियो सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस की नहीं बनाएंगे, हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सल्फ्यूरिक एसिड की देखेंगे और यूजेस देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। और इस तरह अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला इस चैप्टर का करके हैलोजेंस चैप्टर नंबर 15 की तरफ जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।